अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल नसीर सेंटर वॉइस। तमाम वीडियो अपडेट्स के लिए नसीर सेंटर वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें। तो बढ़ते हैं आज की स्टोरी की तरफ, जो कि बहुत ज़्यादा खौफनाक होने वाली है। आज की स्टोरी में डेरा गाजी खान के एक जिन्नाती घर की पुरअसरार कहानी है। इस कहानी का आगाज आज से तकरीबन 20 साल पहले हुआ। डेरा गाजी खान के कस्बे में अकबर ने एक घर खरीदा था। घर नहीं बल्कि खंडर खरीदा था। एक छोटा सा कमरा था जिसकी चारदीवारी भी कच्ची थी। घर की एक साइड कब्रिस्तान था। घर और कब्रिस्तान के बीच बस 7 फीट की गली थी। अकबर को लोगों ने मना भी किया कि ये घर मत खरीदो, क्योंकि इस घर में जिन्नात का बसेरा है। और इस घर का पहला मालिक भी इस घर में पुरअसरार तौर पर मुर्दा पाया गया था। इलाके के पुराने रहायशियों का कहना था कि किसी जमाने में ये घर कब्रिस्तान का हिस्सा हुआ करता था, जहां बाद में ये घर बना दिया गया। मगर अकबर ने किसी की एक ना सुनी और वो घर खरीद लिया। पुराने घर को तोड़वा कर एक खूबसूरत घर बनवाया गया। अकबर ने घर की बनावट कुछ इस अंदाज से की थी कि एक कमरा त्रिकोण की शक्ल का था, यानी एक बड़े कमरे के 3 कोने थे, जबकि बाकी 2 कमरे आम कमरों की तरह ही थे। असल में यही त्रिकोणी कमरा वो जगह थी जहां पहले भी इसी कमरे में पुराने मालिक मकान की मौत हो चुकी थी। अकबर एक बहादुर बंदा था। अकबर, इसकी बीवी बच्चे इस घर में 5 साल तक रहाइश पजीर रहे। इनके साथ इस घर में क्या मामलात पेश आए ये आज तक किसी को नहीं मालूम, क्योंकि कभी इन्होंने किसी से ऐसी बात का जिक्र नहीं किया। अब अल्लाह जाने या फिर वो लोग कि वाकई वहां कुछ था या नहीं। वो जानबूझकर किसी को नहीं बताते थे। वक्त अच्छा गुजर रहा था कि एक दिन अचानक रात के 12 बजे के करीब अकबर की तबीयत खराब हो गई। दिल की धड़कन बंद होने लगी, मुंह से झाग निकलने लगी और फिर अकबर अपने ही घर में वफात पा गया। इस वक्त अकबर की उम्र 40 साल के लगभग होगी। अकबर एक पढ़ा लिखा बहुत अच्छा आदमी था। इसकी सेहत भी बहुत अच्छी थी। नोट करने वाली बात यह थी कि अकबर की मौत भी इसी त्रिकोणी कमरे में वाक़या हुई थी जिसमें पहले मालिक मकान की मौत हुई थी। अब तो अकबर के खानदान वालों और इर्द गिर्द के हमसायों का शक यकीन में बदल गया कि इस घर में, खास कर इस त्रिकोणी कमरे में कोई गैर मामूली बात जरूर है। अकबर की वफात के बाद इसके बीवी बच्चों ने वो घर छोड़ दिया। घर छोड़ने की वजह यह थी कि अकबर की बीवी जहां नौकरी करती थी वो इलाका इस घर से कुछ दूर था, इसीलिए इन्होंने नया घर बनवा लिया और वहां शिफ्ट हो गए। पुराना घर कमोबेश 15 साल तक बंद रहा। 15 साल बाद अकबर का बड़ा बेटा, जिसकी शादी काफी साल पहले हो चुकी थी, इसका नाम अली था। अली और इसकी बीवी बच्चे इस घर में शिफ्ट हो गए, जबकि अली के बाकी बहन भाई और माँ उसी घर में रहे। अली अपने शहर से दूर नौकरी करता था, इसीलिए 2 या 3 माह बाद ही घर आता था। अली की बीवी का नाम सलमा था। यहाँ एक बात बताती चलूं कि जिस दिन 15 साल बाद पहली मर्तबा घर का दरवाजा खोला गया तो अकबर का बेटा अली इस वक्त अपनी जॉब पर था। हालात ही कुछ ऐसे थे कि अली की बीवी अकेली अपने 4 बच्चों के साथ इस घर में रहने आई थी। लेकिन इसमें एक बात नोट की कि घर में अजीब सी वीरानी थी। अब रहना तो इसे यही था, चुनाचे इसने घर के ताले खोलना शुरू किए। लेकिन जब इसी त्रिकोणी कमरे का दरवाजा खोला गया तो वहां अजीब ही मंजर था। दरवाजे के बिल्कुल सामने कमरे के अंदर एक बहुत बड़ी छिपकली बैठी हुई थी। इस छिपकली का साइज आम छिपकलियों से 4 गुना बड़ा था, जबकि ये वही आम छिपकली जो घरों में पाई जाती है वही थी, लेकिन साइज में इतनी बड़ी थी कि किसी को भी हैरत में डाल दे। सलमा ने डर के मारे कमरे का दरवाजा वापस बंद कर दिया और कुछ देर बाद खोला तो वो छिपकली अब कमरे में मौजूद ना थी।
خیر جیسے تیسے سامان شفٹ کر دیا گیا اور دن گزرنے لگے، مگر وہ چھت پر اکثر گھر میں نظر آ جایا کرتی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یہ ایک معمول کی بات ہو گئی۔ سلمیٰ کو گھر میں کچھ غیر معمولی حرکات واضح محسوس ہونے لگی تھی، مگر اس نے وہم سمجھ کر ٹال دیا کیونکہ اب رہنا تو اس کو اسی گھر میں تھا۔ کچھ دن بعد جب علی جاب سے واپس آیا تو اس نے گھر کی مرمت کروائی اور کچھ دن گھر میں رہ کر پھر واپس جاب پر چلا گیا۔ سلمیٰ نے بازار سے پھولوں کے بہت سارے پودے خریدے اور گھر میں لگا دیے۔ ان پھولوں میں سے ایک پودا رات کی رانی کا بھی تھا۔ اب سلمیٰ کو اس گھر میں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو چکا تھا اور حالات مزید خراب ہوتے جا رہے تھے۔ اکثر اوقات گھر میں کسی کے کچھ گڑبڑانے کی آوازیں آنے لگتی، پھر آہستہ آہستہ آوازیں جملے سنائی دینے لگے۔ جملے اسی تکونی کمرے سے سنائی دیتے تھے۔ پھر اسے حیولے اس گھر میں نظر آنے لگے اور اس کے بعد اسے معلوم ہوا کہ اس گھر میں جنات کی پوری فیملی آباد ہے۔ جنات کی فیملی میں ٹوٹل 5 لوگ تھے، ایک خاوند، اس کی 2 بیویاں اور 2 بچے۔ اس کی بڑی بیوی بہت غصے والی تھی اور بد مزاج تھی۔ یہ جنات سلمیٰ کو انسانی روپ میں نظر آتے تھے۔ سلمیٰ کے مطابق یہ فیملی اسی تکونی کمرے میں رہائش پذیر تھی۔ کمرے میں ایک چارپائی بھی پڑی رہتی تھی اور اس کے علاوہ بھی کچھ سامان اس کمرے میں موجود تھا۔ سلمیٰ جب بھی کسی کام سے اس کمرے میں جاتی تھی، جن غصہ ہوتے اور اسے ڈانٹتے کہ تم لوگ اس گھر میں کیوں آئے ہو، یہ ہمارا گھر ہے، جہاں سے آئے ہو وہاں چلے جاؤ ورنہ نقصان اٹھاؤ گے۔ سلمیٰ کو اب ان کی عادت سی ہو گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ جن اسے ایسے ہی دھمکیاں دیتے رہتے ہیں، لیکن اسے معلوم ہی نہیں تھا کہ اب کچھ بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اس گھر میں رہتے ہوئے سلمیٰ کو 2 سے 3 مہینے ہو چکے تھے۔ ایک دن اس نے یہ بات نوٹ کی کہ اس کا چھوٹا بیٹا، جس کی عمر 2.5 یا 3 سال تھی، ہر وقت تکونی کمرے میں بیٹھا کھیلتا رہتا تھا۔ اس نے اپنے چھوٹے بیٹے کو منع کیا کہ اس کمرے میں مت کھیلا کرو، پر وہ کب کسی کی بات مانتا تھا، وہ تو بس اپنے دل کی کرتا تھا۔ کچھ دن بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت بہت خراب ہوئی۔ وہ سمجھی شاید معمول کا بخار ہے اور ٹھیک ہو جائے گا، لیکن بہت علاج کروانے کے باوجود بھی بچہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ آخر کار سلمیٰ نے اپنی بہن سے بات کی اور اسے سارے معاملے سے آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن ایک دیندار خاتون تھی۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم ایک کام کرو، تم جنوں کے ساتھ معاہدہ کر لو، یہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے سلمیٰ کو کہا کہ تم جنوں سے بات کرو اور انہیں کہو کہ تم ہمیں تنگ نہ کرو، ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ سلمیٰ نے ایسا ہی کیا اور جنات سے کہا کہ ہماری مجبوری ہے اس گھر میں رہنا، میرے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے، اس لیے ہم اس گھر میں رہنے پر مجبور ہیں۔ اگر آپ نے اس گھر میں رہنا ہے تو شوق سے رہیں، ہم آپ کو تنگ نہیں کریں گے اور آپ بھی ہمیں تنگ مت کیجیے گا۔ میرے چھوٹے بچے ہیں، میں انہیں لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس گھر میں سے ایک کمرے میں آپ رہ لیں، وہاں ہم نہیں آیا کریں گے، اور آپ باقی گھر میں مت آنا۔ جنان نے سلمیٰ کی بات مان لی اور اسے کہا ٹھیک ہے، بس تم اس بڑے کمرے میں مت آیا کرو، باقی پورا گھر تمہارا ہے، جہاں تم نے رہنا ہے رہو، اب ہم تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اس طرح کافی دن گزر گئے اور ماحول بالکل پرسکون تھا۔ سلمیٰ کے بیٹے کی طبیعت بھی ٹھیک ہو گئی تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا خاوند چھٹی پر گھر آیا۔ سلمیٰ نے اسے پوری حالات سے آگاہ کیا اور بتایا کہ بڑا کمرہ میں نے بند کر دیا ہے، تم بھی وہاں مت جانا۔ یہ سن کر تو علی کو بہت غصہ آیا۔ اس نے سلمیٰ کو ڈانٹا کہ یہ تم نے کیا کیا، اس طرح تو یہ مخلوق پورے گھر پر قابض ہو جائے گی، پھر کیا تم پورا گھر چھوڑ کر چلی جاؤ گی؟ اس نے بیوی کو کہا کہ جاؤ اور ابھی کمرہ کھول کر آؤ۔ اس نے کہا کہ تکونی کمرے میں آنا جانا رکھا کرو تاکہ یہاں جب چہل قدمی ہوگی تو وہ جنات یہ گھر چھوڑ کر چلے جائیں گے، ورنہ وہ یہاں پوری طرح سے حاوی ہو جائیں گے۔ سلمیٰ نے اپنے شوہر کی بات مان لی اور مجبوراً کمرے کا دروازہ کھول دیا۔ سلمیٰ کا خاوند کچھ دن گھر رہنے کے بعد واپس چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سلمیٰ کے چھوٹے بیٹے کی طبیعت مزید خراب رہنے لگی۔ اس نے سارے واقعے سے اپنی بڑی بہن کو پھر سے آگاہ کیا۔ سلمیٰ کی بہن نے اسے کہا کہ تم میرے پاس آ جاؤ، ہم تمہارے بیٹے کا روحانی علاج کرواتے ہیں۔
बच्चों को लेकर सलमा बहन के घर चली गई और एक मौलवी साहब ने बच्चे का इलाज शुरू कर दिया और कहा कि इसका इलाज 40 दिन तक जारी रहेगा। इसके बाद इंशाअल्लाह बच्चा भी ठीक हो जाएगा और जिन्नात भी घर से निकल जाएंगे। सलमा अपने घर वापस आ गई और मौलवी साहब का बताया हुआ वजीफा पढ़ना शुरू कर दिया। नमाज तो वो पहले ही पढ़ती थी, कुरान पाक की तिलावत बाकायदगी से शुरू कर दी। दम किया हुआ पानी घर पर छिड़कने लगी। जब सलमा घर में कुरान पाक पढ़ना शुरू करती तो जिन्नात इसे मना करते थे और कहते थे, तुम ये मत पढ़ा करो वरना तुम बहुत पछताओगी। कुछ दिन तक तो यही सिलसिला जारी रहा। सलमा कुछ दिन के लिए अपने रिश्तेदारों के घर रहने चली गई। वहां इसने अपनी बेटी को 2 गुड़िया खरीद कर दी। 5 दिन शहर में रहने के बाद जब वो अपने घर वापस आई तो मगरिब का वक्त था। सलमा ने अपनी बेटी से कहा कि बेटा, मैंने सुना है गुड़ियों में जिन्नात आ जाते हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि अब तुम ये गुड़िया दूर कहीं फेंक कर आओ। इन्हें इस घर में मत रखो, तुमने काफी दिन इनसे खेल लिया है। बेटी ने माँ की बात मान ली और इसी वक्त घर से दूर गंद के ढेर पर वो गुड़िया फेंक आई। सलमा की बेटी की उम्र 10 साल थी। माह रमजान का आगाज था। सलमा ने सुबह सहरी के वक्त अपनी बेटी को जगाया, इसे कहा कि आओ मेरे साथ थोड़ा काम करवाओ। बेटी उठी और कमरे का दरवाजा खोल दिया जो कि सेहन में खुलता था। जैसे ही बेटी ने कमरे का दरवाजा खोला, सलमा की नजर दरवाजे पर पड़ी। दरवाजे के बाहर वाली साइड पर दरवाजे के ऊपर वही बड़ी छिपकली चिपकी हुई थी जिसकी लंबाई आम छिपकलियों से तकरीबन 4 गुना थी। सलमा को मालूम था कि ये जिन्नात में से है। सलमा समझ गई कि अगर मेरी बेटी की नजर इस पर पड़ गई तो ये डर जाएगी। लेकिन सलमा की बेटी ने दरवाजे पर लटकी हुई छिपकली को तो नहीं देखा था। दरवाजा खोलते ही बेटी की नजर सामने मौजूद गुड़िया पर पड़ी, वही गुड़िया जो कल शाम वो बहुत दूर फेंक कर आई थी। बेटी ने जैसे ही गुड़िया को घर में देखा तो वो एकदम से घबरा गई। फौरन भागकर बिस्तर पर चढ़ गई और माँ को बताया कि अम्मी, ये गुड़िया तो मैं घर से बहुत दूर फेंक कर आई थी, फिर ये वापस कैसे आ गई। माँ बेटी दोनों ही बहुत डर गए थे। वो दोनों बिस्तर पर ही बैठी रही और किचन में जाने की सलमा की फिर हिम्मत ना हुई। इसने इस दिन बगैर सहरी के ही रोजा रख लिया। छिपकली और गुड़िया को एक साथ देखकर सलमा समझ चुकी थी कि ये जिन्नात का काम है। वही इस गुड़िया को वापस घर में उठाकर लाए हैं। सुबह के वक्त जब दिन निकल आया, सलमा घर के कामों में मसरूफ हो गई, लेकिन अचानक इसकी नजर घर में मौजूद इकलौते दरख्त पर पड़ गई। ये सल्ब का दरख्त था। इसने देखा दूसरी गुड़िया दरख्त की शाखों पर अजीब तरीके से उल्टी लटकी हुई थी और बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी। सलमा को बहुत खौफ आया। सलमा ने सारी बात अपने खावंद को फोन पर बताई। सलमा के शौहर ने इससे कहा कि कोई तुम लोगों के साथ शरारत कर रहा है और डराने की कोशिश कर रहा है। लेकिन सलमा को इल्म था कि ये किसका काम है, क्योंकि अपने रिश्तेदारों के घर से वो मगरिब के वक्त गांव वापस आए थे और किसी ने भी ये गुड़िया इनके घर में नहीं देखी थी सिवाय जिन्नात के। फिर इसने इसी वक्त अपनी बेटी को कहा था कि ये गुड़िया कहीं दूर फेंकाओ और वो फेंक आई थी। खैर ये बात रफा दफा हो गई। कुछ दिन बाद सलमा रात के वक्त अपने रूम में लेटी हुई थी। ये कोई 10 बजे के करीब का वक्त होगा। बाहर सेहन में 2 बल्ब रोशन थे। घर का सेहन भी छोटा सा था जिसकी वजह से बाहर काफी रोशनी थी। अचानक सलमा की नजर खिड़की पर पड़ी जहां से सेहन का मंजर साफ नजर आ रहा था। खिड़की के बिल्कुल सामने सेहन की दीवार के साथ रात की रानी का बहुत बड़ा पौधा था जिसकी ऊंचाई तकरीबन 7 फीट थी। सलमा ने देखा कि एक बहुत ही नूरानी चेहरे वाला शख्स फूल के पौधे में से निकलकर खिड़की की तरफ आ रहा है। जब वो रात की रानी में से निकल रहा था तो इसकी पीठ खिड़की की तरफ थी। फिर वो पलटा और इसका चेहरा खिड़की की तरफ हो गया। फिर वो सलमा से मुखातिब होकर कहने लगा, तुमने जिस दिन से ये पौधा खरीदा था मैं वहीं इस दुकान पर इस रात की रानी के पौधे में रहता था। मैंने काफी अरसा तुम्हारे घर गुजारा लेकिन किसी को तंग नहीं किया, लेकिन आजकल तुम जो ये वज़ाइफ पढ़ रही हो और जो पढ़ा हुआ पानी छिड़क रही हो, मुझे इससे बहुत तकलीफ होती है। मैं तुम लोगों का घर छोड़कर जा रहा हूँ, कभी वापस नहीं आऊंगा। फिर वो शख्स खिड़की से ऊपर की तरफ उड़ा और कहीं गायब हो गया। बकौल सलमा के वो बहुत खूबसूरत नौजवान था। इसका चेहरा बहुत नूरानी था। सलमा ये भी जानती थी कि इसका ताल्लुक भी कौमी जिन्नात से ही था। इसके बाद सलमा सो गई और फिर कुछ दिन बाद हालात
मजीद बदतर होना शुरू हो गए। एक रात सलमा अपने बच्चों के साथ सोई हुई थी। यही कोई रात 12 बजे का वक्त होगा। सलमा के बेटे की तबीयत बहुत खराब हो गई। बेटे को बहुत तेज बुखार तो काफी अरसे से था, लेकिन आज तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब थी। थोड़ी थोड़ी देर बाद बच्चे के मुंह से झाग आने लगी और बच्चा नीला पड़ गया। सलमा ने अपने शोहर को फोन कॉल की। रात का वक्त होने की वजह से शायद शोहर गहरी नींद में सोया होगा, इसने कॉल अटेंड नहीं की थी। थोड़ी देर बाद बच्चा बेहोश हो गया। सलमा समझी कि शायद इसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। इसने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। रोने की आवाज सुनकर हमसाये भी जाग गए। हमसायों में से एक बूढ़ी औरत ने दरवाजा खटखटाकर पूछा कि बेटा क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो? सलमा ने दरवाजा खोला और इसको बताया कि मेरा बेटा शायद मर चुका है। बूढ़ी औरत बड़ी समझदार थी। इसने इसके बेटे को चेक किया और कहा कि पागल, तुम्हारा बेटा जिंदा है, बस तुम अभी फौरन इस घर से निकलो। चाहे तो तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, लेकिन इस घर में नहीं रहो। फौरन से घर से बाहर निकलकर सलमा ने अपने सारे बच्चों को लिया और इस औरत के घर में आई। एक गाड़ी वाले को कॉल करके बुलाया। 30 किलोमीटर दूर शहर के अस्पताल गई। इस दौरान इसका अपने खामन से राब्ता भी हो चुका था और कुछ रिश्तेदारों से भी बात हो गई थी। सलमा के अस्पताल पहुंचने से पहले ही रिश्तेदार अस्पताल में मौजूद थे। बच्चे का इलाज शुरू किया गया, लेकिन हालत संभलने में नहीं आ रही थी। आखिरकार एक डॉक्टर ने सलमा को बताया कि तुम्हारे बेटे की तमाम रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक हैं। हमारे मुताबिक इसे कोई भी मर्ज लाहक नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें एक मशवरा जरूर दूंगा। हाँ, मैं एक डॉक्टर हूं, लेकिन पहले भी ऐसे बहुत से मरीज देख चुका हूं जिनके तमाम टेस्ट क्लियर होते हैं और कोई बीमारी भी नहीं होती, लेकिन फिर भी इनकी हालत संभलने में नहीं आती। आप मेरी बात माने और इस बच्चे को किसी तरीके से किसी मौलवी साहब के पास ले जाएं। सलमा डॉक्टर की बात समझ गई और अपने बेटे को इसी मौलवी के पास ले गई जो बच्चे का रूहानी इलाज पहले भी कर रहा था। मौलवी ने बच्चे पर दम दरूद किया तो बच्चा ठीक हो गया। जब सलमा वापस घर पहुंची तो हालत पहले से भी ज्यादा बदतर हो गई थी, क्योंकि अब जिन्नात का असर तमाम अफराद पर होने लगा था। सलमा के सारे बच्चे बीमार पड़ गए और अजीब अजीब बातें करने लगे। सबसे छोटा बेटा कहता कि अम्मी, मेरे सर में खून आ रहा है, कोई मुझे मारता है, जबकि जाहिरी तौर पर ऐसा कुछ भी नहीं था। बाकी बच्चों को भी घर में कुछ न कुछ नजर आ जाता। वो बहुत डरे डरे और सहमे रहते थे। अब तो खुद सलमा पर भी जिन्नात हावी होने लगे थे। वो सलमा को भी जिस्मानी अजियतें देने लगे। सलमा रोना चाहती तो रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि वो जिन्नात इन सब लोगों का मुंह ही बंद कर देते थे। वो जोर जोर से चीखना चाहती पर आवाज ही नहीं निकलती थी। बहुत ही ज्यादा हालत खराब थी। एक दिन सलमा ने इसी मौलवी को कॉल की जिससे इसके बच्चे का इलाज हो रहा था। इसे बताया कि अब हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हम सभी इन जिन्नात की जद में आ गए हैं, वजीफे का भी असर नहीं हो रहा। ये सुनकर मौलवी साहब ने कहा कि मुझे लगता है ये जिन्नात अब इस घर पर पूरी तरह काबिज हो गए हैं, ये इस घर से नहीं जाएंगे। अच्छा यही है कि तुम लोग ये घर छोड़ दो। सलमा ये घर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, क्योंकि वो अपनी सास से लड़कर इस घर में आई थी। कुछ ही दिन गुजरे थे कि एक दिन सलमा की बूढ़ी हमसाई इससे मिलने आई। वो पूछने लगी कि अब तुम्हारे बेटे की तबीयत कैसी है। सलमा ने मुख्तसरन इसे अपने घर के सारे हालात बताए कि अब इस बच्चे के साथ साथ हम सभी बीमार रहने लगे हैं, हम सभी पर वो जिन्नात तशद्दुद करते हैं। हमसाई कहने लगी कि हमें इन बातों का बहुत सालों से इल्म है, हम यहाँ के ही रिहायशी हैं। हमने तुम्हारे ससुर अकबर को भी मना किया था कि ये घर मत खरीदो, मगर वो नहीं माना। इसका अंजाम भी तुम लोगों देख चुके हो। बेटा, हम लोगों ने रात के वक्त तुम्हारे घर की छत पर जिन्नात को उतरते अपनी आंखों से देखा है। कभी स्याह और कभी सफेद हेवले तुम लोगों की छत पर नजर आते हैं। इस घर में वाकई जिन्नात हैं, और आज से नहीं बहुत अरसे से ये बात पूरे मोहल्ले को मालूम है। जिस दिन तुम्हारे ससुर की मौत हुई थी, इस दिन हम लोग ही सबसे पहले तुम्हारे घर पहुंचे थे। तुम्हारी सास बहुत जोर जोर से रो रही थी और तुम्हारे ससुर के मुंह से झाग निकल रही थी। इस दिन रात को तुम्हारे बेटे की तबीयत खराब हुई थी और मैं तुम्हारे घर आई थी, तो मैंने फिर वही 15 साल पहले वाला मंजर देखा। तुम भी अपनी सास की तरह रो रही थी और तुम्हारे बेटे के मुंह से
बिल्कुल तुम्हारे ससुर की तरह झाग निकल रही थी। मेरी आंखों में वही 15 साल पुराना मंजर घूम गया। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम्हारा बेटा बच गया। मेरी बात मानो बेटा, अगर तुम्हें अपनी और अपने बच्चों की जान प्यारी है तो तुम ये घर फौरन छोड़कर चली जाओ और वापस अपनी सास के साथ जाकर रहो। सलमा को हमसाई की बात अच्छे से समझ आ गई थी। इसने अपने शोहर को कॉल की और इसे बताया कि अब वो यहाँ 1 मिनट भी नहीं रुकेगी। इसने अपने बच्चों को लिया और जरूरी सामान के साथ अपनी सास के घर वापस पहुंच गई। इसने अपनी सास से माफी मांगी और कहा कि अब वो इन्हीं के साथ रहेगी। सलमा की सास ने इसका और इसके 4 बच्चों का रूहानी इलाज करवाया। वो लोग वक्त के साथ साथ ठीक हो गए। सलमा ने इस जन्नती घर में पूरे 8 महीने गुजारे थे। अब भी जब वो गुजरी हुई बातें याद करती है तो खौफ से लर्ज जाती है और खुद को खुश नसीब समझती है कि इसकी और इसके बच्चों की जान बच गई। आज भी ये जन्नती घर डेरा गाजी खान के एक कस्बे में मौजूद है, लेकिन इसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। जी तो दोस्तों, कैसी लगी स्टोरी आपको? उम्मीद करता हूँ पसंद आई हो। कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। अल्लाह ने चाहा तो मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा फरमाए और सिवाय अपनी ज़ात के कभी किसी का मोहताज ना करे। आमीन। शुक्रिया।